गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी। बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी के अंतर्गत हम मानव भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और मानव भूगोल में हम प्रजातियों के बाद जनजातियों को देख रहे हैं। हमने विश्व की जनजातियाँ देख ली है और अब हम विश्व की प्रजातियों के बाद भारत की जनजातियों को हम पढ़ेंगे। विश्व की जनजातियाँ हमने पहले देखी, अब हम भारत की जनजातियों के संदर्भ में देखेंगे कि भारत में कुछ जनजातियाँ जो हमारे सिलेबस में हैं उन सभी को हम कवर करते हुए चलेंगे। एक एक दिन में एक एक जनजाति हम ख़त्म करते हुए चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं उत्तर से। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि हम जनजातियाँ पढ़ने जा रहे हैं भारत की, तो सबसे पहले हम जो जनजाति पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गुज्जर जनजाति। क्या नाम है? गुज्जर जनजाति। ठीक है, ये गुज्जर जनजाति वो जनजाति है जो आपने एक फ़िल्म देखी होगी गुज्जर करके, एक मेला फिल्म में कोई है विलेन, उसका उसी गुज्जर से संबंधित है। ठीक है, तो गुज्जर जनजाति जो है ये वही जनजाति है जो हमारे यहाँ भी पाई जाती है। वो गुज्जर वो होते हैं गुर्जर। ठीक है, वो ये होते हैं गुर्जर। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये भी उसी से संबंधित है, लेकिन हमारे यहाँ उसको जनजाति ना मान करके जाति माना गया है। ठीक है, लेकिन किताबों में उल्लेख मिलता है कि ये गुर्जर जो है, ये गुर्जर भी उसी प्रजाति, उसी जनजाति से संबंध रखते हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार ने इनको जो है बैकवर्ड कास्ट में रखा है, वहाँ पर शेड्यूल कास्ट में रखा है, शेड्यूल ट्राइब में रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर यह जनजाति के रूप में न जान करके एक जाति के रूप में जानी जाती है, अनुसूचित जाति जिसको कहते हैं, पिछड़ी जाति में। ठीक है, बैकवर्ड उसमें ओबीसी जिसको कहते हैं, अभी तो एसबीसी में आते हैं, स्पेशल बैकवर्ड में। चलिए, अब हम इनके उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। उत्पत्ति गुर्जर जनजाति की कहाँ से है? ठीक है, देखिए, इनकी उत्पत्ति के बारे में विद्वान एकमत नहीं है। अधिकतर विद्वानों ने क्या माना, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? मध्य एशिया से हुई। मध्य एशिया में इनकी उत्पत्ति होने के कारण कुछ लोग इनको वहाँ के मूल निवासी बताते हैं, कुछ लोग तातार जातियों के इनको वंश बताते हैं, तातार जाति हुई मध्य एशिया में, उनके वंश बताते हैं। और कुछ लोग इनको क्या मानते हैं कि ये मध्य एशिया से भारत में आए हैं। लेकिन अधिकतर लोग क्या मानते हैं कि मध्य एशिया में एक गणराज्य था जिसका नाम है गुर्जियस जनजाति। गुर्जियस एक देश था गुर्जियन नाम का, जो सोवियत संघ का एक भाग था। सोवियत संघ का एक भाग था 1991 से पहले, यानी कि सोवियत संघ का जब विघटन हुआ 1991-1992 में, तब ये एक क्या था, एक जगह थी सोवियत संघ में, एक देश था, प्रांत था अलग से। इसके बाद ये गुर्जियन जनजाति से गुर्जियस बना और गुर्जियस से एक देश बना जिसको जॉर्जिया के नाम से जाना जाता है। जॉर्जिया, ये विश्व में एक देश है जॉर्जिया। तो कुछ लोगों का मानना है कि यह गुर्जर जनजाति जॉर्जिया के यहाँ से उत्पन्न हुई, और कुछ लोगों का क्या मानना है कि यह जनजाति मध्य एशिया में काकेशस पर्वतमाला, काकेशस पर्वत को तो जानते ही होंगे आप, काकेशस पर्वतमाला को जानते होंगे, कहाँ है ये? नहीं जानते होंगे तो आप जा कर के देखिए हमारे वीडियो को, विश्व के प्रमुख पर्वत आपके मेरे चैनल पे है, देखना। आपको मैं बता दूं फिर से काकेशस पर्वत कहाँ है। देखिए, रूस है, जो रूस, वो इस तरीके से इसको समझिए, यहाँ पे ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका के बाद यहाँ पे अरब आ जाता है, ये अरब के बाद इधर भारत वगैरह आते हैं। तो यहाँ पर अरब के ऊपर यहाँ पर इस तरीके से ये पर्वत है काकेशस पर्वतमाला, यानी कि इसके ऊपर रूस का हिस्सा है और इसके नीचे आपका जॉर्डन और ईरान वाला क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, इसके नीचे वाला। तो यहाँ पर क्या है? काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत से कुछ लोग इनकी उत्पत्ति मानते हैं। काकेशस पर्वत से लोग कहाँ आए? टर्की में आए, टर्की बोले तो तुर्की। फिर ये लोग ईरान में आए, ईरान के बाद ये अफ़गान में आए, और अफ़गान के बाद ये लोग भारत में आए। अब ये लोग कैसे होते हैं? बड़े हट्टे कट्टे होते हैं, मोटे तगड़े होते हैं, हाइट वाइट अच्छी होती है इनकी, गोरे चिट्टे होते हैं ये लोग। ये कहाँ रहते हैं अक्सर? ये है जनजाति के लोग। देखिए हम जनजाति पढ़ रहे हैं गुर्जर जनजाति की, ना कि हम गुर्जर जाति के बारे में पढ़ रहे हैं, जनजाति।
जो मुख्यतः ये काकेशस पर्वत से आए, टर्की में आए, फिर ईरान में आए। कहाँ से आ रहे हैं? देखिए मध्य एशिया में इधर की तरफ से आ रहे हैं। फिर वहाँ से आने के बाद ये कहाँ आए? आपके अफ़गानिस्तान जो पास में हमारा देश है, भारत का पड़ोसी मुल्क है, वहाँ आने के बाद अब आपको पता है अफ़गानिस्तान के पास भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा पड़ता है? जम्मू। जम्मू कश्मीर और उसके बाद हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब वाले क्षेत्रों में यह जनजाति मुख्यतः पाई जाती है। आप इसमें स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। जम्मू कश्मीर, यहाँ भारत में आए जब ये लोग, तो इनके दो पार्ट हो गए। देखिए गुर्जर जनजाति, विद्वानों का मानना है ऐसा, ठीक है। तो दो पार्ट हो गए, एक तो चले गए सिंधु की तरफ, सिंधु बोले तो पाकिस्तान में, और सिंधु के बाद गुजरात, राजस्थान और पंजाब के इलाकों में कुछ चले गए। और जो दूसरी शाखा है इनकी वो कहाँ चली गई? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चली गई, ठीक है। दो शाखाओं में ये बट गए, एक शाखा यहाँ चली गई और दूसरी शाखा इधर की तरफ चली गई। जो इधर की तरफ ये लोग गए, ये लोग थोड़ी विकसित अवस्था में, शिक्षित अवस्था में पाए जाते हैं। ये लोग थोड़े अभी भी जातीय जनजातीय अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए इन लोगों को जनजाति कहते हैं, ठीक है। और इन लोगों को जाति के रूप में माना गया है। गुजरात और राजस्थान में बैकवर्ड कास्ट में आते हैं, यहाँ पर ये शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं, ठीक है, अनुसूचित जनजाति में। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो मुख्यतः यह जनजाति पाई जाती है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के उत्तर में और पश्चिमी यूपी में, यहाँ पे ये जनजाति पाई जाती है। अब देखिए कहाँ पर है ये भी देख लेते हैं हम। जम्मू कश्मीर में कहाँ पर है? देखिए जम्मू कश्मीर के कुछ ज़िले हैं। जम्मू कश्मीर के ज़िले अक्सर हमको याद हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पाकिस्तान है पास में। पाकिस्तान वहाँ पे जो है फायरिंग करता रहता है, अखबारों में रोज़ाना हम नाम सुनते रहते हैं। फेमस भी है कुछ ज़िले। देखिए एक तो है डोडा ज़िला है, एक कठुआ ज़िला है। कठुआ भी आपको याद होगा, खूब चला था कठुआ रेप कांड, उस वजह से भी आपको ये याद हो गया होगा। कठुआ ज़िला जम्मू कश्मीर में, डोडा है, कठुआ है और राजौरी है, यहाँ पर फायरिंग होती रहती है। पुंछ ज़िला है, ये भी आपको याद होगा। उधमपुर है और रियासी ज़िला, ये सभी यहाँ पर ये जनजाति पाई जाती है। कहाँ है ये? जम्मू में, ठीक है, जम्मू कश्मीर। यहाँ पे ये इन ज़िलों में ये जनजाति मुख्यतः निवास करती है, ठीक है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के कुछ ज़िले हैं, मंडी है, ठीक है। मंडी के बाद बिलासपुर है, बिलासपुर, ठीक है। बिलासपुर के बाद और सिरमौर ज़िला है, सिरमौर एक चंबी ज़िला है, ठीक है। यहाँ पर यह जनजाति निवास करती है। मुख्यतः दो ज़िले हैं और कुछ मात्रा में ये उत्तरी पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी यूपी में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जनजाति पाई जाती है। अब देखिए ये जनजाति पाई कहाँ जाती है? मैदानों में तो रहती नहीं है जनजाति। ये जनजाति मुख्यतः पाई जाती है पहाड़ी ढालों पर, ठीक है। कहाँ पाई जाती है? पहाड़ी ढालों पर, क्योंकि इनका काम क्या है? इनका काम मुख्यतः पशुचारण करना है। पशुचारक जनजाति है एक। कौन सी जनजाति है ये? गुज्जर जनजाति। कैसी जनजाति है ये? पशुचारक जनजाति, ठीक है। आप इसको भी लिख सकते हो, यह एक मुख्यतः पशुचारक जनजाति है जो कहाँ पाई जाती है? पहाड़ी ढालों पर, ठीक है। इसके बाद देखिए ये इनका मुख्य काम क्या है? चरागाहों में चरवाहे का काम है इनका। क्या है? चरवाहे का काम है, यानी कि अपने जानवरों को ये चराने का कार्य करते हैं। मुख्य काम इनका यही है। अब ये कहाँ चराते हैं? देखिए ये लोग, इनके जो चरागाह होते हैं, चरागाह को जानते हो ना आप क्या कहते हैं? यानी कि जानवरों के चरने की जगह। तीन प्रकार के चरागाह होते हैं। एक तो ग्रीष्मकालीन होते हैं और एक शीतकालीन होते हैं, और एक होता है इन दोनों के मध्यकालीन। ये दो चरागाह इंपॉर्टेंट है, तीसरा इन दोनों के मध्य होते हैं। देखिए ग्रीष्मकालीन जो चरागाह होते हैं इनको बोलते हैं ये मार्गस। क्या बोलते हैं ये? मार्गस। और शीतकालीन को कहते हैं ढाक। और मध्यकालीन का कोई नाम नहीं है, मध्यकालीन इन दोनों के बीच की जगह है, ठीक है। शीतकालीन चरागाह को ढाक कहते हैं, ग्रीष्मकालीन को क्या कहते हैं? ये मार्गस। बात याद रह जाएगी। गुरुजी आगे बताओ। चलिए आगे देखते हैं हम।
अब देखिए इनके जो ये चरागाह है, ये चरागाह निरंतर बदलते रहते हैं। और ये कोई बात होती है कि चरागाह भी कोई बदलते हैं क्या? हाँ बदलते हैं भाई, कैसे नहीं बदलते। देखिए अभी बदलते हैं, अभी समझ में आएगा तुम्हारे चरागाह कैसे बदलते हैं। देखिए इनके जो ये चरागाह है, चरागाह निरंतर कैसे बदलते हैं उसको समझिए। देखिए ये मुख्यतः कहाँ चराते हैं अपने पशुओं को? पहाड़ी ढालों पर। पहाड़ी ढाल बोले तो यहाँ पर कुछ मैदान पाए जाएंगे, यहाँ पर कुछ मैदान बन जाते हैं, इस तरीके से पहाड़ियाँ रहती हैं ना भाई, छोटी मोटी पहाड़ियाँ। तो ये अपने पशुओं को कहाँ चराते हैं? पहाड़ी ढालों पर। तो क्या होता है देखिए, अब आपको पता है जब यही आपने फर्स्ट ईयर में मैंने खूब बताया है आपको, विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आएगा आपको, ठीक है। अच्छी तरीके से समझ लिया करो इसको। ये मकर है, ये कर्क है और ये विषुवत है। सूरज रहता है इन दोनों रेखाओं के इर्द गिर्द, यानी कि इन दोनों रेखाओं के मध्य में ही रहता है सूरज, ऊपर नहीं जाता नीचे नहीं जाता। एक समय सूरज की स्थिति यहाँ होती है जो होती है दिसंबर में, एक समय सूरज की स्थिति यहाँ होती है जो होती है जून में। यहाँ सूरज की जो स्थिति होती है यानी कि विषुवत रेखा पर एक बार तो होती है मार्च में, एक बार होती है इस महीने में सितंबर में। बात समझ में आ रही होगी? सितंबर में, मार्च में, 2 महीनों में सूरज की स्थिति कहाँ होती है? विषुवत रेखा पर। और जून और दिसंबर में कहाँ होती है? कर्क और मकर रेखा पर। चलिए सर इतनी बात समझ में आ गया, आगे बताओ। आगे देखिए, अब चूंकि ये कहाँ रह रहे हैं? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर और इसके आसपास इलाकों में। अब आपको बताइए जम्मू कश्मीर कौन सी रेखा के ऊपर आएगा? बताइए फटाफट से, सोचिए, दिमाग लगाइए। जम्मू कश्मीर इनमें से कौन सी रेखा के आसपास आएगा? जम्मू कश्मीर आएगा कर्क रेखा के ऊपर की तरफ। कहाँ आएगा? कर्क रेखा के भी ऊपर की तरफ। यानी कि कर्क रेखा पर जब सूर्य होगा तो ये मान लीजिए हिमालय पर्वत है, या मान लीजिए जम्मू कश्मीर के कुछ पर्वत है जहाँ पर बर्फ़ जमती है। तो क्या होगा, जब सूरज कर्क रेखा पे होगा तो सूरज इस पर्वत के नज़दीक होगा, यानी कि जितनी ऊंचाई पे आप जा सकते हो वहाँ तक की बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाएगी। यानी कि इस पर्वतमाला पे ऊंचे ऊंचे टीलों पर भी क्या उग जाएगी? घास। क्या उग जाएगी? घास। कब? गर्मी में। गर्मी कब? जून मई के आसपास, मई जून में यहाँ पे घास उग जाएगी। उसके बाद मार्च सितंबर के महीने में क्या होगा? वो धीरे 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 ये जमती 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 यहाँ तक आ जाएगी। बात समझ में आ रही है आपके? बात समझ में आ रही होगी भाई। दोबारा देखिए इसको वो भी कहते हैं आइस रेखा, बर्फ लाइन भी बोलते हैं इसको, हिम रेखा, हिम रेखा भी बोला जाता है इनको। हिम रेखा जो है ध्यान रखिए गर्मियों में ऊपर चली जाती है, सर्दियों में नीचे आ जाती है। हिम रेखा की खासियत है। अब कैसे आती है देखिए, मान लीजिए सूरज इस पर्वत के करीब है, तो करीब है तो क्या होगा? जितना ज़्यादा इसमें बर्फ़ होगा वो बर्फ़ क्या है? पिघल पिघल करके नीचे जाएगा। अब बर्फ़ सबसे पहले पिघलना शुरू होता है नीचे का, ना कि ऊपर का, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा ऊपर जाते हैं कि तापमान में कमी आती है, तो सबसे ज़्यादा बर्फ़ पहले निचली घाटियों का यानी कि निचले आसपास के इलाकों का पिघलेगा। तो ये धीरे धीरे पिघलता, मान लीजिए गर्मी में बर्फ़ यहाँ तक का इसका पिघलने शुरू हो गया, ऊपर का तो नहीं होगा क्योंकि ऊपर तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई होती है। फिर जैसे मार्च आएगा तो थोड़ी धूप की तपिश कम होएगी क्योंकि सूरज जो है बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा हमसे, लगभग 25-26 डिग्री दूर चला जाएगा जम्मू कश्मीर के आसपास से। तो क्या होगा? धूप की तपिश कम होगी, धूप की तपिश कम होगी तो वापस ये जमने शुरू हो जाएंगे। यानी कि ये जून मई में क्या है? यहाँ तक बर्फ़ रहेगी ऊपर वाले इलाके में, ये बर्फीला इलाका रहेगा। फिर और यहाँ से यहाँ तक ये मार्च से सितंबर, मार्च और सितंबर के महीने में यहाँ तक बर्फ़ जाएगी इतनी पूरी मात्रा में। और ये वाली दिसंबर के महीने में यहाँ तक भी बर्फ़ जम जाएगी। दिसंबर के महीने में आपको मालूम है घाटियों में भी बर्फ़ जम जाती है। कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी का नाम सुना है ना हमने? कश्मीर घाटी में भी बर्फ़बारी होती है। बर्फ़ में कई सारे मकान जो घाटी में बने हुए हैं, अंदर घाटी बोलते नीचे वाले सवेली को, वहाँ भी बर्फ़बारी होती है, वो भी बर्फ़ में जम जाते हैं। तो नीचे तक के इलाके जम जाते हैं। तो इनके ऋतु प्रवास करते हैं ये लोग। क्या करते हैं? ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास किसको बोलते हैं? देखिए ऋतु प्रवास, ऋतु प्रवास बोलते हैं यानी कि मौसम के अनुसार अपने आप का स्थानांतरण कर लेना। तो ये लोग क्या करते हैं? गर्मी में तो ऊपरी इलाकों में चल जाते हैं अपने पशुओं को लेकर के, वहाँ चराते हैं क्योंकि वहाँ घास उग जाती है। और जब धीरे धीरे गर्मी कम होने लगती है तो ये बीच वाले इलाकों में आ जाते हैं, यहाँ अपने पशुओं को चराते हैं।
और जब ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का महीना आता है तो ये निचले वाले इलाकों में यानी कि घाटियों में आ जाते हैं, वहाँ अपने पशुओं को थोड़े थोड़े जो चरागाह बसते हैं उनमें चराते हैं। बात समझ में आ गई कि भाई? बात समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई हो तो अच्छी बात नहीं है, और दोबारा समझा दूंगा मैं एक बार और से। चलिए अब देखिए ये पालते क्या क्या हैं भाई? ये जानवर पालते हैं। कौन कौन से जानवर पालते हैं भाई? वही पालतू जानवरों को ही पालेंगे। कुत्तों को तो पालेंगे नहीं भाई, कुत्तों से कोई फ़ायदा होता नहीं, कुत्ते बस भौंकने के काम आते हैं। पड़ोसी आएगा तो भौंकेंगे, मेहमान आएगा तो भौंकेंगे, और कोई काम नहीं है उनका। चलिए हाँ, क्या बता रहा था मैं बता रहा था इनके पशु हैं इनके, बकरी है, भेड़ है, मेंढा है, बैल है, गाय है। बस ये कुछ इम्पोर्टेंट पशु हैं इनके जो ये पालते हैं। ये सभी पशु जो है इनसे इनको फ़ायदा होता है, ठीक है। इनसे इनको अधिकतर पशु इसमें दूध देने वाले हैं, तो इनका मुख्य भोजन भी अब क्या होगा? दूध, दही, मक्खन, पनीर, ठीक है, और मांस, ठीक है। मांस के अलावा ये तो इनका है, इनसे प्राप्त होता है, खाते भी हैं। दूसरी बात मक्के की रोटी, मक्के का साग, ठीक है। मक्के के अलावा गेहूं की रोटी, ज्वार, ये सब इनका क्या है? खाद्यान्न फसलें हैं जो ये खाने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है जो इनका भोजन है, खान पान है वगैरह, इसमें आप इसको लिख लीजिए। अब बात कर लेते हैं इनके पहनावे की। पहनते क्या है भाई? ये देखिए, पुरुष और महिला दोनों सलवार कमीज पहनते हैं। क्या पहनते हैं? सलवार कमीज, जिसको पटियाला सूट बोलते हैं। महिलाएं वैसे कपड़े पहनती हैं, लंबे लंबे सूट और पजामे, और पुरुष लोग भी कुर्ते पहनते हैं, पजामा पहनते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये लोग रहते हैं। सिर पर पगड़ी भी बांधते हैं ये। सिर पर पगड़ी हमारे यहाँ बांधते हैं, लेकिन वहाँ की जलवायु के अनुसार वो सिर पर टोपी रखते हैं। क्या रखते हैं? टोपी। टोपी किससे बनी होती है? ऊन से और बालों से, ठीक है। उनमें ऊन भी रहती है। आपने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को देखा होगा, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला को, तो वो टोपी रखते हैं ना सिर पे, उसी तरीके की टोपी यहाँ के लोग की जनजाति रखते हैं अक्सर, ठीक है। लंबे लंबे गाउन भी पहनते हैं ये, ऊपर से लेकर के नीचे तक एक ही, वो भी ये लोग पहनते हैं। टोपियाँ अक्सर पहनते हैं। स्कार्फ बांधती है महिलाएं अपने चेहरे पर, ठीक है। चेहरे पर अपने क्या बांधती है? स्कार्फ वगैरह ये सब बांधती है। ये इनके क्या हो गया? पहनावा हो गया, ठीक है। ये पहनावा आप याद रखना। इसके बाद इनके शादी ब्याह देख लेते हैं कैसे क्या होते हैं भाई। देखिए, इनमें जो है इनका जो घर होता है वो घर एक तंबू के रूप में होता है। तंबू बना लेते हैं, एक डेरा। अस्थायी होते हैं वैसे घर इनके, स्थायी नहीं होते, क्योंकि कुछ देर इनको ऊपर जाना होता है, कुछ दिनों में इनको नीचे आना होता है, ये सब वगैरह इनके साथ थोड़ी सी कंडीशन रहती है। इस वजह से इनके घर क्या है? स्थायी नहीं होते। चूँकि ये पहाड़ी इलाकों में रहते हैं तो भी इनके घर स्थायी नहीं होते। तो कभी कभी ये जब रहते हैं लोग, रहने के लिए क्या बना लेते हैं? तंबू, लकड़ियाँ गाड़ करके चारों ओर लकड़ियों के, जिसे हमने आपको बताया था अभी खिरकी जनजाति में, पिछली बार खिरकी जनजाति में हमने आपको बताया था, अर्तुगरुल गाजी का मैंने उदाहरण दिया था। सेम वही मामला है यहाँ पर भी। उसी तरीके से ये क्या करते हैं? चारों तरफ लकड़ियाँ गाड़ करके उसको क्या है? ऊन वगैरह से, कपड़े की खालों से, कपड़ों से उसको क्या है? चारों तरफ से लपेट देते हैं ताकि ठंडी हवाएं, बर्फीली हवाएं इनको नुकसान नहीं पहुँचा। उसके अंदर ये लोग रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के तंबू को क्या कहते हैं? डेरा। क्या बोलते हैं? डेरा, ठीक है। अब देखिए, इनके लोग यहाँ पर जो वयस्क लोग होते हैं, वयस्क बोले तो बड़े लोग जो बड़े हो जाते हैं, वयस्क लोग जिनकी शादी हो जाती है, हर शादीशुदा के पास एक अलग डेरा होता है, ठीक है। जैसे ही उसकी शादी हुई, उसका डेरा अलग कर दिया जाता है। इसके अलावा जो इनका दादा होता है, यानी कि बाबा, जो बड़ा बड़ा आदमी होता है इनका,
उसके जितने भी बेटे होते हैं, उसका जो ख़ानदान होता है, उस ख़ानदान के एक साथ डेरे होते हैं, 8-10 डेरे जितने भी होते हैं वो सब एक साथ इनके रहते हैं, यानी कि संयुक्त परिवार प्रथा है यहाँ पर। हालांकि डेरे सबके अलग अलग होते हैं लेकिन होते एक साथ है, ठीक है, एक झुंड के रूप में इस तरीके से डेरे होते हैं। और ध्यान रखना, इन लोगों में जब मुखिया बनाना होता है तो सभी लोग अपने जो पंच पटेल होते हैं, यानी कि जो गांव के बड़े लोग होते हैं, उनका एक समूह जोड़ा जाता है, मीटिंग बनाई जाती है उनकी, जैसे कोरम बैठती है पंचायत में, उसी तरीके से यहाँ पर ये बड़े बड़े लोग जो है, यानी कि बुजुर्ग लोग और जो समझदार लोग, वो सभी लोग आपस में बैठते हैं। आपस में बैठ करके चारों तरफ इस तरीके से बैठते हैं कि सभी की शक्ल एक दूसरे को दिखे। जिस तरीके से मीटिंग होती है ना, उसी तरीके से बीच में टेबल रखी रहती है, उस टेबल के चारों तरफ लोग बैठते हैं। तो यहाँ टेबल वेबल का सिस्टम तो है नहीं, नीचे ही बैठते हैं। सभी लोग एक दूसरे के मुँह की तरफ देखते हैं, यानी कि सभी को एक दूसरे का चेहरा दिखना चाहिए ताकि अच्छे से वार्तालाप हो सके। सभी लोग एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठते हैं और उनमें जो सबसे ज़्यादा राय जिसके बारे में होती है उसको अपने जो है डेरे का मुखिया ये चुन लेते हैं। इस प्रकार जो ये बैठते हैं, इस प्रकार की मीटिंग को कहते हैं जिरगा। क्या बोलते हैं? जिरगा। और अक्सर ये जिरगा शब्द मैंने भी सुना था, जो सबसे पहले अर्तुगरुल गाजी नामक सीरियल में ही सुना था। वहाँ भी जिरगा बिठाया जाता है। जब भी कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है, उसके इल्ज़ाम को सच साबित करने के लिए या उसके इल्ज़ाम को हटाने के लिए सभी पंचपटेलों को बिठाया जाता है। उनमें सभी की राय ली जाती है, मशवरा किया जाता है। उस राय मशवरे वाले चीज़ को क्या कहते हैं? जिरगा। परिवार में जो सबसे बड़ा लोग होता है, अधिकतर उसी को मुखिया बनाया जाता है। फिर उसके जो बेटे होते हैं बड़े, उसको उत्तराधिकारी बनने का उसका प्रावधान। इस तरीके से ये कुछ इनकी इम्पोर्टेंट बातें हैं। इम्पोर्टेंट बातों के बाद हम देख लेते हैं इनके काम। पुरुषों के कुछ काम हैं, पुरुषों और महिलाओं के जो है अलग अलग कार्य दिए गए हैं इनको। पुरुष लोग जो है या तो आखेट करेंगे, आखेट बोले तो शिकार करेंगे। हालांकि शिकारी नहीं है ज़्यादा ये, लेकिन फिर भी अब रहते हैं ऐसे इलाके में तो शिकार करना तो बनता ही है भाई, ठीक है। हमारे यहाँ सब कुछ होने के बावजूद भी कई लोग शिकार खेलते हैं। तो ये लोग, पुरुषों का जो मुख्य काम है आखेट करना है। कुछ लोग कृषि भी करने लगे हैं, ठीक है, वर्तमान के संदर्भ में बात है। इसके अलावा जड़ी बूटी इकट्ठी करना, जड़ी बूटी इकट्ठी। आपको मालूम है सड़कों के किनारे जब जयपुर जाते हैं तो बैठे रहते हैं लोग, वो सब उधर के होते हैं, ठीक है। ये गुर्जर जनजाति से संबंधित होते हैं, अन्य जनजातियाँ भी होती है, लेकिन ये जो जड़ी बूटी इकट्ठी करके बेचने वाले आते हैं ना, भाई इधर आ भाई, तेरे ये हो गया वो हो गया, उसको सही कर दूंगा, उसको सही कर दूंगा, ऐसा वैसा, ये 30 रुपये की जड़ी बूटी, ये 500 रुपये की है, इस तरीके से, ये तेल लगाओ वो तेल लगाओ करके इस तरीके से आते हैं। वो वहीं से आते हैं, हिमालय का है ये जड़ी बूटी, वहाँ की, इस तरीके से बताते हैं। इसके अलावा पशुपालन और पशुचारण, ये सब किसके काम हैं? ये पुरुषों के काम है, ठीक है, मर्दों के। और महिलाओं के क्या काम है? स्त्रियों के, औरतों के काम है जैसे घरेलू कार्य। घरेलू कार्य से मतलब रोटी पानी बनाना, ठीक है। और इसके अलावा ऊन की कताई करना, कढ़ाई करना, बुनाई करना, कढ़ाई बुनाई का कार्य करती है, और लकड़ियाँ इकट्ठी करना। ये इनमें कार्यों का क्या हो रखा है भाई? बंटवारा। इस तरीके से इनमें ज़्यादा कुछ बातें नहीं है, ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। कौन सी जनजाति है ये आपकी जनजाति है गुज्जर जनजाति। कहाँ रहती है? उत्तरी भारत में। उत्तरी भारत में बोले तो आपके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के आसपास वाले। अब देखिए एक बात और है इनमें इम्पोर्टेंट, ये जनजाति जो है ये अक्सर यहाँ रहती है। तो इनमें से अधिकतर लोग क्या है? इस्लाम धर्म के अनुयायी है, यानी कि इस्लाम को मानने लगे हैं, ठीक है। अब तक हमने जितनी भी जनजातियाँ पढ़ी है, उन जनजातियों में बद्दू जनजाति और खिरगिज जनजाति, इन दोनों को छोड़ करके जितनी भी जनजातियाँ थी उनका एक अलग ही धर्म होता था, वो किसी धर्म से उनका मतलब नहीं है। खिरगिज जनजाति और बद्दू जनजाति दोनों इस्लाम की जनजाति है, इस्लाम को मानने वाली है। और ये जो जनजाति है गुज्जर जनजाति, इनमें से भी अधिकतर लोग जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हैं वो इस्लाम धर्म से संबंधित है। कुछ लोग
यहाँ इसी जनजाति के, गुज्जर जनजाति के कुछ लोग क्या है, हिंदू धर्म से संबंधित है, ठीक है। यानी कि बहुत कम लोग हिंदू धर्म से, अधिकतर लोग किस धर्म से है, मुस्लिम धर्म से। इस वजह से इनका पहनावा वगैरह आपने देख लिया होगा कैसा क्या है। इतना होने के बाद ये लोग आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा घनिष्ठ रूप से मिले हुए हैं, जुले हुए हैं, ठीक है। यानी कि इनमें सांप्रदायिक सौहार्द की भावना पाई जाती है। अभी भी इनमें जो है एक दूसरे के गोत्र मिला करके हिंदू और पुरुष, हिंदू और मुस्लिम आपस में अपने जो है रिलेशन स्थापित करते हैं, ठीक है, रिलेशन शादी ब्याह के रूप में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है जो शादी व्यवस्था होती है उनमें लगभग 8 या 5 साल की उम्र में लड़का और लड़की का रिश्ता तय कर दिया जाता है। यानी कि उसको फिक्स कर दिया जाता है कि भाई तेरी शादी इसी से होगी। फिर उसके बाद जब वो 15-16 साल के होते हैं तो उनकी शादी कर दी जाती है, जल्दी शादी कर दी जाती है। 15-16 साल में ज़्यादा वेट नहीं किया जाता, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनके वर्तमान संदर्भ की। तो वर्तमान संदर्भ में सरकार के प्रयासों से यह जनजातियां जो है उच्च स्तर पे आने की कोशिश कर रही है। यानी कि सरकार इनको प्रोत्साहन दे रही है, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के ये जनजातियां जो है अपनी उन्नति करने का प्रयास कर रही है। बात की जाए राजस्थान, गुजरात और पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र में, तो सरकार ने इनकी उन्नति के लिए इनको बैकवर्ड कास्ट में रखा है, यानी कि इनको पिछड़ा वर्ग में रखा है, ताकि इनको आरक्षित करके इनको जो है सरकारी नौकरियों में या अन्य सुविधाएं दी जावे, इनको शिक्षा में आगे बढ़ाया जा सके। इस तरीके के सरकार ने प्रावधान कर रखे हैं। बाकी वहाँ पर यानी कि जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में सरकार ने इनको किस में रखा है, शेड्यूल्ड ट्राइब में रखा है, यानी कि एसटी में रखा है, अनुसूचित जनजाति में, ताकि इनको जो है विशेष आरक्षण दे करके इनको सरकारी क्षेत्रों में और शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाया जा सके, ताकि ये अपनी उन्नति कर सके। इस तरीके से आज हमने भारत की एक प्रमुख जनजाति देखी जिसका नाम है गुज्जर जनजाति। इसके बाद के जो लेक्चर में हम भारत की दूसरी जनजाति को पढ़ेंगे जो टोडा जनजाति होगी, ठीक है। ऊपर के बाद डायरेक्ट नीचे की तरफ चलेंगे हम, यानी कि तमिलनाडु में टोडा जनजाति जो पाई जाती है उस टोडा जनजाति को पढ़ेंगे। आपके पास अगर बुक्स हैं तो बुक्स में पहले पढ़िए, फिर यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इससे पहले एक बात और सुन लीजिए आप, वो इम्पोर्टेंट बात यह है कि रोज़ाना यथासंभव, ठीक है, रोज़ाना आपकी 12 बजे, कितने बजे, 12 बजे लाइव क्लास होगी, लगभग 30 मिनट की। कितने मिनट की? 30 मिनट की रोज़ाना आपकी लाइव क्लास होगी 12 बजे। जिसका भी कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, कोई समस्या हो, वो समस्या का समाधान आपकी लाइव क्लास में किया जाएगा। तो रहिए ना बेखबर, मिलते हैं कल फिर 12 बजे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अच्छा, लाइव क्लास कहाँ होगी ये भी देख लीजिए आप। लाइव क्लास होगी हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ज्योग्राफी विद रहमान, ठीक है। इस पर आप लाइव क्लास ले सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।